हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम आज लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक नया सब्जेक्ट शुरू कर चुके हैं, टीडीपी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें टीडीपी, तो टीडीपी का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी को टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा बीटी यूपी बोर्ड ने जो अभी लेटेस्ट पैटर्न बताया है, या फिर उसने अपने जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंजेस किया है कि अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो एमसीक्यूज़ बेस होने वाला है। तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। और एग्जाम से पहले विद इन मंथ, इसी मंथ में हम क्या करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के, तो उसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। एक चीज़ और बता दें, इलेक्ट्रिकल के अलावा हमारे इस चैनल पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर किया जा रहा है, और वो भी हम एग्जाम से पहले ही कवर करेंगे। तो आपका फ्रेंड किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी ब्रांच में, तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दें कि आप अगर हमारे इस वीडियो सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर हम अप टू डेट आपको जो भी अपडेट है उसको आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, चाहे वो आपकी क्लास से रिलेटेड हो, चाहे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो। तो फ्रेंड्स, जो आपका हमारा टेलीग्राम है, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आज के सेशन की, तो हम इसको जो आपका सब्जेक्ट है उसको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन से कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं कि आपके जो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो नाम के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके साथ जो एक क्वेश्चन है उसके जितने भी कॉन्सेप्ट बनने वाले होते हैं सारे के सारे मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसको वॉच कर रहे हैं तो एक बार सरसरी नज़र से इसको वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको एक बार फिर देखकर और इसके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आ गया पास में तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम आप सारी वीडियो नहीं देख पाओगे। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो हाँ, आप आसानी से उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, पर वीडियो के केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो चैप्टर नंबर 1 है और हमारा जो पहला चैप्टर है डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। तो इलेक्ट्रिकल लाइन से उससे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल लाइंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रांसमिशन लाइन का प्रभावकारी प्रतिरोध, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, जो प्रभावकारी प्रतिरोध है, उसको कैसे बढ़ाया जाता है या फिर वो कैसे बढ़ता है। तो अगर हम ऑप्शन के गो थ्रू हो तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट। पहले आंसर का मतलब है कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट के कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है। ऑप्शन बी है आपका कोरोना इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में कहा गया कोरोना इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट के कारण बढ़ता है। डी में कहा गया केवल आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में कराइए, हिंदी में कराइए, इंग्लिश में कराइए, हिंदी में कराइए। तो मैंने इसलिए मजबूरी में ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा है, जिससे क्या हो कि इंग्लिश वाले बच्चों को और हिंदी वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सारे जो जितने भी आपको एमसीक्यूज दूंगा तो सारे इसी फॉर्मेट में होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक हो जाएगा। पहले फ्रेंड्स आप इसको पॉज करके खुद प्रयास करिएगा, क्योंकि आप हो सकता है आप भी काफ़ी जानते हो इसके बारे में, जिससे आपको पता रहेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं या फिर कितना आप जानते हैं और कितना आपको जानने की अभी आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक होगा। आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट के ही कारण जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है फ्रेंड्स। आपको पता है, अब मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, स्किन इफेक्ट और जो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो कौन सी ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो ये हमारी एसी ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जबकि अगर हम बात करें स्किन इफेक्ट की, तो स्किन इफेक्ट हमारा डीसी में नहीं होता है। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की, तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो आपका डीसी में होता है, पर बहुत माइन्यूट सी वैल्यू का होता है, बहुत लेस वैल्यू का होता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ जो जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हुआ चल रहा हूँ, आप जरूर लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा इससे मार्क्स गेन कर पाएंगे, बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो आप इसके साथ भी जो मैंने डिस्कस किया उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस लाइन में वोल्टेज मेजर होता है, मतलब मेजरमेंट किया जाता है। ये पूछा जा रहा है कि लॉन्ग जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस लाइन होती है आपकी, लंबी ट्रांसमिशन जो लाइन होती है लंबी डिस्टेंस वाली,
लंबी दूरी वाली, तो उसमें जो वोल्टेज है उसको किस में मेज़र करते हैं, किस में मापते हैं, मतलब किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका इन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है इन मिली वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका इन किलो वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है आपका माइक्रो वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है के बी बोला जाता है कि 11 के बी की है, 33 के बी की है, या 400 के बी की लाइन है, या 132 की लाइन है, या फिर 66 के बी की लाइन है। तो आपका जो है के बी में आपका मेज़र किया जाता है, बोले तो के बी बोले तो किलो वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 3 फेज एसी सिस्टम, एसी सप्लाई सिस्टम, कॉमा, यहाँ कॉमा लगाइएगा फ्रेंड्स अगर आप लिख रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या कहा गया फ्रेंड्स? 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम, कॉमा, सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम की तुलना में लाभदायक होता है। ये पूछा जा रहा है कि क्यों लाभदायक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जब लोड नहीं है तो पावर फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है कि पावर फैक्टर खत्म, पावर फैक्टर वाला एक ऑप्शन तो आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर आइए, हाई एफिशिएंसी, तो इस पर विचार करेंगे अभी। सेकंड है आपका लो कॉस्ट, तो कॉस्ट से भी कोई मतलब नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपकी हाई एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई सिस्टम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं जो आपकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है, लेकिन आपका प्राइम फैक्टर होता है आपका एफिशिएंसी। तो आप एफिशिएंसी को ही क्या करोगे? पॉइंट आउट करोगे। जो आपका 3 फेज सिस्टम है अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिंगल फेज सिस्टम की जगह पर, तो आपकी हाई एफिशिएंसी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम 3 फेज सिस्टम की बात करें तो 3 वायर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, 3 वायर से आप क्या कर रहे हैं? 3 फेज सप्लाई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का आपको न्यूट्रल नहीं देना होता है 3 फेज में। अगर हम बात करें वहीं पर सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज में अगर आपको 3 फेज बनाना है विद द हेल्प ऑफ सिंगल फेज, मैं इसको एक बार फिर से बनाऊँ फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 3 फेज। फ्रेंड्स ये जो कॉन्सेप्ट है उनको लिखते हुए चलिएगा, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लिख दोगे ना तो वो भूलेंगे नहीं आप। ये 3 फेज हो गया, 3 फेज सिस्टम है, ये आपके 3 फेज लाइन है, आर बाई बी हो गया फ्रेंड्स, आर बाई बी हो गया, ब्लू रेड येलो ब्लू। अगर हम बात करें सिंगल फेज की, तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? 3 फेज को ट्रांसमिट करा रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले से आप क्या कर रहे हैं? 3 फेज को ट्रांसमिट करा रहे हैं। अब आप सिंगल फेज के माध्यम से आप 3 फेज को सप्लाई को दोगे। तो 3 फेज, अगर मैं बात करूं सिंगल फेज की, तो सिंगल फेज कैसे बनाते हैं? एक लाइन वायर होता है, उसके साथ एक न्यूट्रल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंगल फेज बनाइए। अब आपको 3 फेज बनाना है तो कितने ऐसे ही अरेंजमेंट लगाना पड़ेंगे? 3 और लगाना पड़ेंगे, एक फिर लाइन फिर न्यूट्रल, फिर ये 2 फेज हुआ, फिर एक लाइन फिर एक न्यूट्रल, तो ये 3 फेज हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर जो एनर्जी है उसका इतनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ पाएगी, साथ के साथ यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस वाले के ऑप्शन की बात करूँ तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। जबकि अगर आपका ऑप्शन अगर ऐसा दे रखा होता यहाँ पर कि बोथ बी एंड सी, तो आपका बी वाला भी ठीक हो जाता और आपका सी वाला भी ऑप्शन ठीक हो जाता। तो हाई एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई सिस्टम का यूज़ करते हैं, किसकी तुलना में? सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है भारत में हाईएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम बताना है फ्रेंड्स कि हाईएस्ट कितना है। तो आपको पता है, अगर मिनिमम मैं कहूँ तो पहले मिनिमम की देख लीजिए कि कितनी पर हम जनरेशन करते हैं। तो जनरेशन प्राइमरी जो जनरेशन है वो हमारा 11 kV पर होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको भी पॉइंट आउट नोट डाउन करिए कहीं। 11 kV पर हम जनरेशन करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से। उसके बाद जैसा हमारा एप्लीकेशन होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप 11 से ऊपर अप करा रहे हो और लगभग हम ट्रांसमिशन कब तक करते हैं? 400 किलो वोल्ट तक, केवी तक। तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन एसी वोल्टेज है वो है हमारा 400 केवी। और अगर जनरेशन की बात करें इंडिया के जनरेशन की, तो इंडिया में 11 केवी पर हम क्या करते हैं? जनरेशन करते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें इंडिया में, तो फ्रिक्वेंसी होगी आपकी 50 हर्ट्ज। इन सबको लिखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पावर सिस्टम में फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन होता है? पहले तो क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है पावर सिस्टम में। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करी गई है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज तक यूज़ करी जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि कितना वेरिएशन होता है? तो ±3% का आप वेरिएशन एप्लीकेबल है या अलाउ है।
इतना ही मान्य है, इससे ज़्यादा अगर होगा तब भी हमारे जो इक्विपमेंट हैं उनमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे, हमारे इक्विपमेंट डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें वेरिएशन जो है वो ±3% एप्लीकेबल किया जाता है, मतलब मान्य होता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहीं पर आपका जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की जो आपका फ्रिक्वेंसी है वो लगभग 60 हर्ट्ज़ तक यूज़ की जा रही है। तो अगर मैं बात करूं कि 60 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी, तो जो फ्रिक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी डिवाइसेस हमारी उतनी छोटी बनाना पड़ेगी। अगर मैं बात करूं जो आपके प्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें जो आपके ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो आपकी हाई टेक्नोलॉजी की जो डिवाइसेस हैं उसमें जो ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनकी जो रेटिंग, उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज़ होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं उतना उसका जो साइज है वो कम हो जाता है। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उसके जो वहाँ के जो आपके ट्रांसफार्मर हैं उनका साइज जो है काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू आवर सिस्टम, हमारे इंडिया वाले सिस्टम के हिसाब से। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 6 में देखिएगा, हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिटिंग का क्या लाभ है। तो हाई वोल्टेज का पावर को ट्रांसमिट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा एडवांटेज क्या होगा, हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिटिंग का क्या लाभ है। तो पहले तो आप ऑप्शन में गो थ्रू होइएगा। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया करंट का मैग्नीट्यूड लेस होता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ठीक हो गया। अब सेकंड पर आइए, मैं एक बार आपको पहले बता दूं, बाद में मैं क्वेश्चन के थ्रू जाऊंगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आपकी पावर ट्रांसमिशन की, तो पावर ट्रांसमिशन कांस्टेंट होती है फ्रेंड्स, कांस्टेंट पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। अब आपको पता है पावर बराबर क्या होता है, BI होता है फ्रेंड्स। अगर कांस्टेंट की बात करें तो वोल्टेज एंड करंट का कांस्टेंट, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपका जो पावर है वो क्या है, BI है। अब मान लीजिए सपोज दैट आपने क्या किया, वोल्टेज को अप कर दिया, तो अगर हम कांस्टेंट पावर की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी करंट कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। करंट लेस होगी तभी तो आपका कांस्टेंट पावर बनेगा, नहीं तो आप सेंडिंग एंड पर आपने पावर भेजी वो कुछ है, रिसीविंग एंड पर कुछ मिलने वाली है। तो अगर हम कांस्टेंट पावर की बात करें तो कांस्टेंट पावर में क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो करंट की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है कि करंट का मैग्नीट्यूड लेस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट पावर के लिए, और जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिटिंग हम करते हैं तो कांस्टेंट पावर का ही ट्रांसमिशन करते हैं। सेकंड पर आ जाइए, सेकंड में क्या कहा गया, पावर लॉस कम होगा, बिल्कुल कम होगा पावर लॉस। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और जो स्किन इफेक्ट है वो किसके कारण होता है, वो आपकी जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा वहाँ पर स्किन इफेक्ट और जो आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है वो होगा, साथ के साथ कोरोना लॉसेस भी होगा। तो ये सारे के सारे कम करने के लिए जो करंट की वैल्यू है उसको कम करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू कम करने के लिए हाई वोल्टेज बनाना पड़ेगा। जब हाई वोल्टेज बन गया तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरे ऑप्शन भी ठीक है, पावर लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि पावर लॉस कैसे कम होगा, कोरोना लॉसेस कम होगा, आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होगा, और साथ के साथ जो आपका स्किन इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। तो सेकंड भी ऑप्शन ठीक हो गया आपका, पावर लॉस कम होगा। थर्ड है आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वोल्टेज ड्रॉप होता है IR। अब फ्रेंड्स यहीं पर आप देख रहे हो कि करंट की वैल्यू कम करा रहे हो, तो जैसे ही करंट की वैल्यू कम होगी जो आपका VD है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो कम हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो गया। थर्ड वाला भी ऑप्शन ठीक हो गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इन सबको आप इंक्लूड करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही, कौन सा ठीक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव करेक्ट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा कि ऑल द अबव ठीक है, ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है लो वोल्टेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स लो वोल्टेज को बताने से पहले मैं एक रेप्लिका बता रहा हूँ आपको, एक आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसके बाद आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है इसकी रेंज होती है 132 kb, इसकी रेंज होती है 33 kb फ्रेंड्स, इसकी रेंज होती है 11 kb, इसकी रेंज होती है 440 वोल्ट। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये 3 फेस है, ये क्या है
3 फेज़ है, जबकि हम घरों में सिंगल फेज़ भी यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेज़ कहाँ से आ गया, ये 3 फेज़ वोल्टेज है, तो सिंगल फेज़ जस्ट इसका हाफ होता है लगभग 440 या 220 240। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सबसे लो वोल्टेज हो जाएगा आपका। 250 से कम वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लो वोल्टेज कहते हैं फ्रेंड्स। जितने भी 250 से कम वोल्टेज हैं उन सबको हम लो वोल्टेज में की श्रेणी में डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो इन सबको लिखते हुए चलेगा। नेक्स्ट है आपका मीडियम वोल्टेज। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अगर हम लो वोल्टेज की बात करें तो लो वोल्टेज कहाँ से कम है, 250 वोल्टेज से लेस है। तो मीडियम का होगा 250 से अबव होने वाला है। तो अगर हम बात करें तो ये तो वैसे ही गलत हो गया अगर इसके हिसाब से आप देखेंगे, और ये भी गलत हो गया, ये बहुत ज़्यादा है, 250 की रेंज में होना चाहिए। तो आपका जो मीडियम वोल्टेज होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका 250 वोल्ट से 650 वोल्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फ्रेंड्स हाई वोल्टेज कहते हैं। तो हाई वोल्टेज किसको कहते हैं फ्रेंड्स, इसको भी देखिएगा एक बार। हाई वोल्टेज को हम देख रहे हैं, हाई वोल्टेज किसको कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि जो आपका मीडियम वोल्टेज था, तो मीडियम वोल्टेज को हमने किसको बताया था, मीडियम वोल्टेज हमने कहा था जो हमारा 250 से 650 के रेंज में है वो हमारा मीडियम होता था। तो हमारा हाई क्या होगा, 650 से लगभग ज़्यादा होगा फ्रेंड्स। तो ये वाला गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी कहीं 250 नहीं 650 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। क्या रेंज होगा आपका, जो हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की रेंज होती है फ्रेंड्स 650 से 33 kV, ठीक है। 650 वोल्ट से 33 kV तक आपका हाई वोल्टेज की श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स। ये सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसको कहते हैं। तो अभी आपका जो मीडियम वोल्टेज है वो कहाँ से ख़त्म हुआ था, 33 kV के रेंज तक के, 33 kV के दायरे तक जितना भी वोल्टेज था 650 वोल्ट से 33 kV के बीच वाले वोल्टेज को हमने कहा हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज से अगर हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर जाएंगे तो 3300 ऊपर जाना पड़ेगा। तो 3300 ऊपर आपका जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वो आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिएगा 33 kV से 800 kV फ्रेंड्स। 33 kV से 800 kV वाले जो वोल्टेज है उसको हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की श्रेणी में डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट पर बढ़िएगा। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 में कहा गया है निम्न में से भारत में मानक विभव मतलब स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बहुत जानकारी इसके बारे में दे चुका हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, ये भी भारत में यूज़ होता है, ये भी आपका स्टैंडर्ड हो गया। 66 भी यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये भी स्टैंडर्ड हो गया। 33 kV भी जनरेशन किया जाता है या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है इतने पर, तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया। पर 99 kV कभी भी ना तो सुना होगा फ्रेंड्स, और ना ही इंडिया में इसका इतने पर ट्रांसमिशन होता है, ना ही जनरेशन होता है। तो 99 क्या हो गया, 99 गलत हो गया हमारा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। फ़ायदेमंद लिखिएगा यहाँ पर, फ़ायदे ये आधा रह गया, फ़ायदेमंद, तो फ़ायदेमंद लिख लीजिएगा। फ़ायदेमंद क्यों होते हैं, तो क्यों होंगे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के थ्रू गो थ्रू होइएगा। ऑप्शन में कहा गया एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम अधिक किफ़ायती होते हैं या फ़ायदेमंद होते हैं या इकोनॉमिकल होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इकोनॉमिकल होते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस वाले पर अभी हम विचार करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, पहले सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड में बोला गया है देयर इज़ नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम। तो ये आप बिल्कुल ऐसे ही आंखें बंद करके बता सकते हो, क्योंकि स्किन इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका जो डीसी सिस्टम है उसमें किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो आपका जो स्किन इफेक्ट है वो भी नहीं होने वाला है। और जो कोरोना लॉसेस है वो क्या है, वो थोड़ा आपके एसी सिस्टम से कम है। तो ये भी ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये तो ठीक है, एसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कोरोना लॉसेस होता है, पर डीसी की बात करें तो डीसी में कम कोरोना लॉसेस होता है। ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट हो गए। अब हम बात करते हैं, विचार करते हैं ए वाले पर। तो ए वाले में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, ए वाले में बोला गया है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इकोनॉमिकल होते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जितनी लंबी ट्रांसमिशन लाइन होगी, जितना ज़्यादा उसकी लेंथ होगी आपकी, अगर एसी की बात करें, एसी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी एसी ट्रांसमिशन सिस्टम की लाइन की,
तो उतने ज़्यादा वहाँ पर जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, कोरोना लॉसेस बढ़ जाएगा, आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बढ़ जाएगा, आपका जो कैपेसिटेंस है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इकोनॉमिकल होते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो ये भी ठीक हो गया ऑप्शन आपका, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ द एबव हो गया आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत में हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन कितना है? तो अभी मैं बता चुका हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बता सकते हैं। अब बच्चे जनरली किस पर टिक करेंगे? बच्चे जनरली टिक करते हैं 66 पर और 132 पर। तो ये दोनों गलत हैं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं है। हाईएस्ट पूछ रहा है तो हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट 400 तक हम ट्रांसमिशन करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं, भारत में वोल्टेज जनरेशन कितने वोल्ट पर करते हैं? तो ये अभी मैं जस्ट इससे पहले ही बताया हूँ, मैं 11 kV पर करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए। और हाँ, मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स कि 11 kV पर क्यों करते हैं। 11 kV पर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बात करें आपके जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो एन पर डिपेंड करेगा, मैं यहाँ लिख दूँ, एन पर डिपेंड करेगा आपका जो वोल्टेज है। तो एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपका अल्टरनेटर कनेक्टेड है या फिर जो आपका जनरेटर चल रहा है, तो उसमें कितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अगर मान लो यहाँ पर आप 11 kV से छोड़कर आप ज़्यादा kV का बना दो, सपोज दैट आप 66 kV पर जनरेशन कराओ या 33 kV पर जनरेशन कराओ, तो होगा क्या? आपका जो आपका अल्टरनेटर है फ्रेंड्स, जो जनरेटर आपका चल रहा है, अल्टरनेटर चल रहा है, तो उसका जो साइज़ है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो साइज़ बढ़ जाएगा तो बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो आज बढ़ जाएगी, बहुत सारे फैक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड 11 kV पर ही जनरेशन करते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा जो जनरेशन है वो ठीक ठाक होता रहे और हमारे जो डिवाइसेस है उसका साइज भी बड़ा ना हो, क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, इंस्टॉलेशन की दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी को रिमूव आउट करने के लिए क्या करते हैं? 11 kV पर हम उसका जनरेशन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिशन करने का क्या लाभ है? तो हाई वोल्टेज का भी मैं बता चुका आपको, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। पावर लॉस कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक। पावर ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी बढ़ाना। तो आपका क्या है? सारे ही ऑप्शन ठीक हो गए, तो ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 16 वाले में क्या कहा गया फ्रेंड्स? 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। 16 क्वेश्चन नंबर में कहा गया है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो मिलान मतलब मैचिंग करना है, मैच करना है। अब मैच कर लीजिए, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, हाँ, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कहा गया कि ये जो रेंज है ये कैसे मैच की जाएगी। तो इसका मैच करने का तरीका सबसे अच्छा मैं ये बता दूं कि पहले आप क्या कर लो, पहले आप वोल्टेज रेंज को लिख लो, ए, बी, सी और डी लिख लो। अब देख लो, अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ए, बी, सी और डी। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स कि आपका फर्स्ट पर क्या है? फर्स्ट वाले पर है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने पर करते हैं हम? 132 kV पर करते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो 133 kV वाला आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो ये क्या हो गया? 1 पर आ गया, ठीक है, ए में आ गया 1। अब आइए सेकेंड बी वाले पर, बी में कितना है? 33 kV। तो 33 kV पर हम क्या करते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन करते हैं। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन थर्ड नंबर पर, थर्ड यहाँ आ गया। सी पर आइए 11 kV। तो 11 kV पर हम क्या करते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये कितने पर है? ये आपका सेकेंड पर आ गया। अगर हम बात करें फोर्थ की, 4 क्या है? 400, डी क्या है आपका? 400 है। और 400 पर हम क्या करते हैं? लगभग आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना 400 पर करते हैं, अगर 440 है तब भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन जनरली हम 400 पर ही करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो अगर कहीं भी आपको थोड़ा मिसमैच लग रहा है तो उसको नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 400 वोल्टेज पर करते हैं, तो याद इससे ध्यान से लिखिएगा। तो ये हो गया आपका 4। तो आप देख लीजिएगा कितना आपका जो कोड बन रहा है 1324। तो 1324 ढूंढ लीजिएगा, इसमें 1324 इसी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल इन इंडिया आर। अगर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल की बात करें तो कितना है फ्रेंड्स? कितने पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो सेकेंडरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने पर करते हैं? अभी तो लिखा है 11 kV पर। तो 11 kV पर आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने पर कर रहे हैं आप?
प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया था वो आपने 11 kb पर किया था फ्रेंड्स। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कितने पर किया था, SD 400 पर बोल्ट पर, ठीक है। और ये दोनों ही क्या, दोनों ही 3 फेज हैं, तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए 18 पर। 18 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कहा गया है, तो सेकेंडरी कितना होगा, अभी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कह लो, ट्रांसमिशन की बात कही गई, एक सेकंड। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है, तो आपका 33 kV होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर बोल दे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आपका 400 आपको ढूंढना है। अगर 400 नहीं दे रखा है, अगर 440 दे रखा है, तो ये भी आप करेक्ट कर दोगे, लगा दोगे। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया किसी कंडक्टर की लेंथ 3 गुना करने पर उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक जो फार्मूला है, अगर इस फार्मूले का यूज़ करें रो बराबर RA/L, तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए जो आपका R है, R की वैल्यू कैसे आएगी, R की वैल्यू आ जाएगी रो L/A। अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते तो जो हमारा प्रतिरोध है, जो हमारा रजिस्टेंस है, वो हमारी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब लेंथ को 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, तो आपका प्रतिरोध भी 3 गुना ही बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए 3 गुना, ए वाला ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए 20 पर। 20 में बोल रहा है कि स्किन इफेक्ट का क्या परिमाण होता है, परिणाम होता है, सॉरी रिजल्टेंट पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, ना कि आपका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो रिजल्ट पूछ रहा है ये, तो रिजल्ट क्या रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट देख लीजिएगा। पहले में कहा गया ऑप्शन में रजिस्टेंस को बढ़ाना और कंडक्टर के रिएक्टेंस को कम करना, इस पर विचार करेंगे अभी। बी क्या है आपका, रजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को बढ़ाना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, दोनों बढ़ते ही नहीं है। रजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों को कम करना, ये भी गलत हो गया। रजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों एक साथ ना तो बढ़ेंगे ना ही एक साथ कम होंगे, तो ये तो दोनों गलत हो गए। नन ऑफ दिस भी का भी कोई मतलब नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया, रजिस्टेंस को बढ़ाना और कंडक्टर के रिएक्टेंस को कम करना। तो जो आपका स्किन इफेक्ट है उसका क्या परिणाम होता है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल कर आता है, उसका रिजल्ट ये निकल कर आता है जो आपका रेजिस्टेंस है उसको वो इंक्रीज कर देता है, और जो आपका कंडक्टर का जो इंटरनल रिएक्टेंस होता है उसको वो कम कर देता है। तो ये 20 क्वेश्चन रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और इनके मैंने एनालिसिस आपके साथ साथ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत अच्छे से आपको बताया। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ।